हेलो एंड वेलकम साथियों, मेरा नाम है दिलबीर सिंह खालसा और आज की क्लास में मैं आप सबका करता हूं स्वागत। साथियों, इस क्लास में कुछ और क्वेश्चंस करेंगे ऑन द टॉपिक ऑफ जनरल साइंस। ये वो क्वेश्चन होने वाले हैं जो रिसेंटली है जेके एसएसबी के एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। ऑलरेडी ये सीरीज के 3 पार्ट हो चुके हैं, जिसमें ऑलरेडी सर हम अप्रॉक्सीमेटली 80 क्वेश्चन कर चुके हैं। तो वो सारे के वो क्वेश्चन हैं जो रिसेंटली है जेके एसएसबी के एग्जामिनेशन, जैसे सब ऑडिटर के एग्जामिनेशन हो गए, आपके जो रिसेंटली है जिन एग्जामिनेशन के रिसेंटली रिजल्ट्स आए हुए हैं, सब ऑडिटर हो गए, जैसे आपके पास सुपरवाइजर के एग्जामिनेशन हो गए, जिन एग्जामिनेशन में जनरल साइंस का पोर्शन अवेलेबल था वो क्वेश्चन हमने वहाँ से उठाए हुए हैं और आप दोस्तों के साथ शेयर करने के उपराला किया हुआ है, ताकि आप दोस्तों की जो आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन है, जैसे आपके पास FA का एग्जामिनेशन हो गया, आपके पास SI फाइनेंस का एग्जामिनेशन हो गया, पटवारी का एग्जामिनेशन हो गया, जिन एग्जामिनेशन में आपके पास जनरल साइंस का पोर्शन मेंशन है उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो चलिए सर, बिना किसी देरी के स्टार्ट कर रहे हैं। आप दोस्तों से गुजारिश करेंगे जो नए साथी हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, क्योंकि आप दोस्त जानते हैं कि आपके आने वाले एग्जामिनेशन, चाहे आपके पास अकाउंटेंट या फाइनेंस का हो, उसका कोई भी पोर्शन, मैथमेटिक्स हो, स्टैटिस्टिक्स हो, इकोनॉमिक्स हो, आपके पास जीके का पोर्शन हो, कंप्यूटर का पोर्शन हो, ईच एंड एवरी टॉपिक हमने दोस्तों ने मिलकर एक साथ डिस्कस किए हुए हैं। MCQ सीरीज हर एक टॉपिक के लिए हमने स्टार्ट की हुई है। आप दोस्त जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप दोस्तों से सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए सर, स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए, ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा जो हमने डिस्कस किया था, क्वेश्चन नंबर 80। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल इस तरह से है। गैल्वेनोमीटर इज यूज्ड टू डिटेक्ट। अब आपको पता है सर, गैल्वेनोमीटर एक बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस है। किसके लिए इस्तेमाल होता है? ये मेजर करने के लिए नहीं बल्कि डिटेक्ट करने के लिए होता है। किसके लिए? ऑप्शन आपके पास आ रहा है टेम्परेचर, ऑप्शन बी इलेक्ट्रिक करंट, ऑप्शन सी विंड स्पीड एंड ऑप्शन डी आपके पास ह्यूमिडिटी आ रहा है। तो बहुत ही बेसिक सवाल है, इसका करेक्ट आंसर क्या आना चाहिए? नन अदर देन ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। याद रखना बात हमारे दोस्तों कि आपके पास जो गैल्वेनोमीटर है ये सिर्फ इस्तेमाल करते हैं हम ताकि डिटेक्ट किया जाए प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ करंट इन ए सर्किट। अगर मेजर करना हो करंट को तो हम एमीटर का उपयोग करेंगे, और एमीटर को भी जब भी हम इस्तेमाल करेंगे वो सीरीज में ही लगाएंगे। चलिए जी, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 81। The oxygen released by the green plants during the photosynthesis comes from। जब आप दोस्तों को पता है कि ग्रीन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के दौरान आपके पास ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। ये ऑक्सीजन जो रिलीज करते हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान प्लांट्स, ये ऑक्सीजन कहाँ से आता है? ये इसका ऑक्सीजन का कंपोनेंट आपके प्लांट्स में कहाँ से आता है? ऑप्शन ए आपके पास आ रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड से, ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट से, ऑप्शन सी आपके पास वाटर से आ रहा है, और ऑप्शन डी आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड से आ रहा है। चलिए सर, अटेम्प्ट कीजिए आप दोस्त। क्वेश्चन नंबर 81 का आपने आंसर देना है, क्योंकि आप दोस्तों को पता है कि आपके पास जब, अगर आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस में जो रिएक्शन हो रही है 6 टाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6 टाइम्स वाटर आपके पास मिल रहे हैं, तो इन प्रेजेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट आपके पास क्या पैदा हो रहा है सर? आपके पास C6H12O6 प्लस 6 टाइम्स ऑक्सीजन जो है रिलीज हो रहा है। ये जो ऑक्सीजन रिलीज होता है सर, ये कहाँ से आता है? क्या ये आपके पास इस कार्बन डाइऑक्साइड देखने को मिल रहा है या आपके पास वाटर से देखने को मिल रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? नन अदर देन वाटर, क्योंकि आप दोस्तों को पता ही है कि जो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं प्लांट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये ये जो ऑक्सीजन आता है ये लिबरेट होता है फोटोसिंथेसिस के दौरान एंड इट कम्स फ्रॉम द वाटर। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस माना जाता है जिसमें ग्रीन प्लांट जो है प्रिपेयर करते हैं देयर ओन फूड बाय द यूज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोप्लास्ट में आपके पास वहाँ क्लोरोफिल देखने को मिलता है, उसके माध्यम से ये चीज़ आपको देखने को मिलती है। ये जो वाटर आप देख रहे हैं, क्योंकि आपको पता है सर कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर विल गिव यू द कार्बन C6H12O6 दैट इज ग्लूकोज जिसे आप कहते हैं, प्लस आपके पास ऑक्सीजन देखने को मिलता है। ये जो आपके पास H2O है, अगर आप जब फोटोसिंथेसिस के दौरान आप देखेंगे तो इसका H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन्स में तब्दील हो जाता है। फिर ये जो आपके पास OH नेगेटिव आयन्स हैं ये रिएक्ट करते हैं ताकि आपके पास O2 गैस, दैट इज ऑक्सीजन जो है वो रिलीज किया जाए। चलिए याद रख लीजिएगा बात कि आपके पास जो ऑक्सीजन रिलीज होता है वो आपके पास वाटर से आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 82। विच आर फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ टीथ इन ह्यूमन बॉडी। अब आपने बताना है इनमें से कौन से एक टाइप है जो दांतों का एक टाइप है, वन ऑफ द टाइप और टीथ आपके ह्यूमन बॉडी में मिल रहा है। ऑप्शन ए फंडस, ऑप्शन बी जिजिनम, ऑप्शन सी ड्यूडिनम एंड ऑप्शन डी आपके पास आ रहा है इंसेसर्स। तो बहुत ही बेसिक सवाल है। जिन दोस्तों ने हमारी न्यूट्रिशन की क्लासेस देखी होंगी, जिन दोस्तों ने हमारी साइंस की क्लासेस देखी हैं FA के लिए, पटवारी के लिए, तो उन दोस्तों को पता है कि हमने आपको डेंटल फार्मूला भी पढ़ाया था। अगर आप दोस्तों को याद होगा कि हमने बोला था 2123 डिवाइड बाई 2123 इंटू हमने 2 लिया था, ये टोटल आपके पास 32 दांत आ जाते थे। ठीक है जी, इनमें आपके पास क्या आते थे सर? 2 आपके पास इंसेसर होते हैं, एक आपके पास कैनाइन आ रहा है,
2 आपके पास प्री मोलर्स आते हैं, 3 आपके पास मोलर्स आते हैं। 3 2 5 6 7 और 8। आपको पता है सर आपके पास ऊपर 16 दांत दिखाई दे रहे हैं, नीचे के जबड़े में आपके पास 16 आ रहे हैं। एक तरफ आपके 8 हैं, एक तरफ आपके 8 हैं, इस तरफ आपके पास 8 हैं, इस तरफ आपके पास 8 हैं। इन 8 के लिए जो आपके पास फार्मूला आ रहा है 2 1 2 3 आ रहा है, यहाँ नीचे आपके पास 2 1 2 3 आ रहा है। तो टोटल आपके पास ये कंसेप्ट देखने को मिल रहा है। तो इंसेसर्स के लिए फार्मूला आपके पास इंसेसर्स, प्री मोलर्स, मोलर्स और कैनाइन्स के लिए फार्मूला आपके पास क्या है 2 1 2 3 डिवाइड बाई 2 1 2 3 इंटू 2। वायर अगर आप देखेंगे तो इंसेसर्स आप जो है 2 ले रहे हैं, कैनाइन्स आप 1 ले रहे हैं, प्री मोलर्स के बारे में आप 2 ले रहे हैं और मोलर्स के बारे में आप 3 ले रहे हैं। इसी आप 2 1 2 3 कहते हैं। चलिए सर सीख लेंगे तो बहुत बेहतर रहेगा। तो ऑप्शन डी जो है इसका आप नाम याद रख देंगे। क्वेश्चन 83 आपकी स्क्रीन के ऊपर, केल्विन इज एसआई यूनिट है। आप बताइए सर केल्विन एसआई यूनिट किसका है? क्या इलेक्ट्रिक करंट का है? सर नहीं है। इलेक्ट्रिक करंट का क्या है? आप दोस्त बताएंगे। क्या थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर क्या है? बताएंगे सर आप। क्या लुमिनस इंटेंसिटी क्या है? क्या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस में आप क्या लेते हैं सर? मोल ले लेते हैं। लुमिनस इंटेंसिटी में क्या ले लेते हैं सर? कैंडेला ले लेते हैं। जो अगर आप करंट की बात करेंगे तो क्या लेंगे सर? एम्पियर ले लेंगे। तो अगर आप यहाँ बात करेंगे किसकी, अगर आप यहाँ थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर की बात करेंगे तो वो आप जो है केल्विन को ही इंक्लूड करते हैं। तो करेक्ट आंसर का क्या आ जाएगा सर? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। चलिए सर बहुत ही बेसिक सवाल है, ये क्वेश्चन आपके रिसेंटली है जेके एसएसबी एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। गुजारिश करेंगे सीख रहे हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब साथ साथ करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 84, व्हाट इज द केमिकल सिंबल ऑफ कोबाल्ट? बताइए सर केमिकल सिंबल कोबाल्ट का क्या है? ऑप्शन ए आपके पास आ रहा है Cl, ऑप्शन बी आपके पास CO, ऑप्शन सी Ca एंड ऑप्शन डी C। देखिए सर अगर सी की बात करेंगे तो सी आपके पास क्या आ रहा है सर? कार्बन आ रहा है। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है सर? 6 है। अच्छी बात है। Ca की बारे में बात करेंगे तो Ca क्या है सर? कैल्शियम है। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर आपके पास क्या आ रहा है सर? 20 आ रहा है। यहाँ तक क्लियर है बात? यहाँ अगर बात करेंगे Cl की, Cl का मतलब क्या है सर? क्लोरीन हो गया। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है सर? 17 है। बहुत अच्छे। तो बचा क्या आपके पास? CO का मतलब क्या है सर? कोबाल्ट है। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर आपके पास कितना आ रहा है सर? 27 आ रहा है। ये चीज़ें आपने एक क्वेश्चन में जो भी ऑप्शन दिए होते हैं उनके बारे में भी जानकारी साथ साथ लिया करेंगे कि ना सिर्फ आप कोबाल्ट पढ़ेंगे, कोबाल्ट के बारे में आप याद रखेंगे कि सर 27 इसका एटॉमिक नंबर है। आप ना सिर्फ Cl से क्लोरीन पढ़ेंगे बल्कि ये भी पढ़ेंगे कि इसका एटॉमिक नंबर 17 है। ना सिर्फ Ca से आप कैल्शियम पढ़ेंगे बल्कि ये भी पढ़ेंगे कि इसका एटॉमिक नंबर जो है वो आपका 20 है। इसी तरह से कार्बन के लिए आप जो है 6 याद रखेंगे। चलिए सर क्वेश्चन 85, विच आर फॉलोइंग कन्वेंशंस इज रिलेटेड टू ओजोन लेयर प्रोटेक्शन। अब सर बहुत सारे कन्वेंशन हुए हैं, इनमें से ऐसा कौन सा कन्वेंशन है, कौन सा कदम हमने उठाया है किसके लिए? फॉर ओजोन लेयर प्रोटेक्शन के लिए। चलिए सर ऑप्शन ए आपके पास आ रहा है वियना कन्वेंशन, ऑप्शन बी आपके पास स्टॉकहोम कन्वेंशन, ऑप्शन सी आपके पास आ रहा है रामसर कन्वेंशन एंड ऑप्शन डी आपके पास आ रहा है रोटरडैम कन्वेंशन। चलिए सर बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए? तब तक हम थोड़ा एड ऑन करते जाते हैं आपको। स्टॉकहोम कन्वेंशन के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं कि स्टॉकहोम कन्वेंशन क्या है। सर ये एक बेसिकली आपके पास एक ग्लोबल ट्रीटी है ताकि प्रोटेक्ट किया जा सके किसको? ह्यूमन हेल्थ एंड एनवायरनमेंट को फ्रॉम POPS, ह्यूमन हेल्थ और एनवायरनमेंट को POPS से बचाने के लिए, दैट इज परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स से बचाने के लिए POPS जो है आपके परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट से बचाने के लिए ह्यूमन हेल्थ और एनवायरनमेंट को, इसके लिए हमने एक कन्वेंशन लाई थी जिसे आपने स्टॉकहोम कन्वेंशन का नाम दिया था। ठीक है जी। चलिए सर आगे क्या आ रहा है सर? आगे अगला जो आपके पास ऑप्शन है वो आपके पास रामसर कन्वेंशन आ रही है। तो रामसर कन्वेंशन के बारे में आप दोस्त बखूबी जानते हैं क्योंकि आप JK SSB की तैयारी कर रहे हैं तो आए दिन आपके बैट पर क्वेश्चन आ ही जाता है। रामसर के लिए सर वल्लर लेक का कंसेप्ट आप दोस्त हमारे कश्मीर में आपको पता है रामसर साइट आ जाती है, इंक्लूड किया जाता है। तो रामसर कन्वेंशन एक ऐसा कन्वेंशन था जो बेसिकली कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स था। इसकी शुरुआत आपके पास 1971 में हुई थी। ईरान की एक सिटी रामसर में हुई थी, इसीलिए इसका नाम जो है रामसर आ रहा है, रामसर कन्वेंशन आ रहा है। इंडिया में अगर आप देखेंगे एट प्रेजेंट 47 रामसर साइट्स इंडिया में आपको देखने को मिलती हैं। जो रिसेंटली आपके पास सर लास्ट के 2 याद रख लीजिए, जो 46 आ रहा है वो आपके पास वंदावन वेटलैंड आ रहा है और 47 जो मोस्ट रिसेंटली आपको देखने को मिला है उत्तर प्रदेश में वो आपके पास हैदरपुर, वो आपके पास, चलिए यहाँ लिख लेते हैं हम, नाम याद रख लीजिएगा HAIDERPUR, हैदरपुर वेटलैंड जो है, हैदरपुर वेटलैंड जो कि उत्तर प्रदेश में मौजूद है, ये इंडिया की 47th रामसर साइट बन गई है। ठीक है, अच्छी बात है, याद रख दिया आपने। तो ये भी स्टॉकहोम भी हो गया आपके पास, रामसर भी हो गया। अगर रोटरडैम के बारे में आपसे कोई पूछ दे तो रोटरडैम कन्वेंशन आपके पास 1988 में इसका कंसेप्ट देखने को मिला था। इट्स ए कन्वेंशन दैट वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्फ्रेंस ऑफ
पैथिनियंस, जिसे आप COP कहते हैं। COP के द्वारा ये सर कन्वेंशन लाए गए थे 1988 रोटरडैम आपके पास नीदरलैंड में एक जगह मिल रही है। मकसद क्या था? ताकि प्रमोट किया जा सके शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन रिलेशन टू इंटरनेशनल ट्रेड एंड हैजर्ड्स केमिकल्स, ताकि आपके पास प्रमोट किया जाए। ठीक है जी, इसका मकसद क्या था? ताकि प्रमोट किया जा सके शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन रिलेशन टू इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ हैजर्डस केमिकल्स। तो ये आपने याद रख लेनी है। इसका अगर आप सेक्रेटरीट देखेंगे जिनेवा स्विट्जरलैंड में आपको मिल रहा है। तो हैजर्डस केमिकल्स के लिए आपने याद रख लेना है। हैजर्डस केमिकल्स के लिए कौन सी आपके पास? रोटरडैम कन्वेंशन, जो कि नीदरलैंड में आपके पास जगह है। 1988 में इसकी शुरुआत हुई थी, तो ये आपने पढ़ लिया। तो अगर आप यहाँ क्या बच गया, ओजोन लेयर प्रोटेक्शन के लिए कौन सा नाम आ जाएगा सर? आपके पास नन अदर देन ऑप्शन नंबर ए, वियना कन्वेंशन आ जाएगा। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 86 आपकी स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल इस तरह से है सर। पूछा जा रहा है विच आर फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ मैटर हैज़ ए लोवेस्ट डेंसिटी, सबसे कम डेंसिटी इनमें से किसकी देखने को मिलेगी? ऑप्शन ए आपके पास गैस आ रहा है, ऑप्शन बी आपके पास सॉलिड आ रहा है, ऑप्शन सी आपके पास लिक्विड आ रहा है, ऑप्शन डी आपके पास प्लाज्मा आ रहा है। तो डेंसिटी का कंसेप्ट क्या होता है सर? मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो आप जो है अंदाज़ा लगा सकते हैं सबसे कम डेंसिटी किसकी होगी सर? सॉलिड की डेंसिटी कम नहीं हो सकती है, प्लाज्मा की कम नहीं हो सकती है, लिक्विड की कम नहीं हो सकती, सबसे कम किसकी होगी? नन अदर देन ऑप्शन नंबर ए, दैट इज गैस की डेंसिटी जो है वो सबसे कम आपको देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 87, अर्थवर्म्स आर एग्जांपल्स ऑफ। आप बताइए सर, अर्थवर्म इनमें से किसके एग्जांपल आप गिनेंगे? क्या आप फाइटोप्लैंक्टन्स के गिनेंगे, प्रोड्यूसर्स के गिनेंगे, ऑटोट्रॉफ्स के गिनेंगे या डेट्रीवर्स के गिनेंगे? आप दोस्तों ने इकोसिस्टम की बहुत बेहतरीन तरीके से हमारे साथ क्लासें दी होंगी, तो आप जो है इसका आंसर बड़े प्रेम से दे पाएंगे। फाइटोप्लैंक्टन सर नहीं आएंगे, प्रोड्यूसर्स तो है नहीं सर, ये ऑटोट्रॉफ्स है नहीं, तो क्या है सर? ये डेट्रीवर्स हैं। चलिए सर, ऑप्शन नंबर डी मार्क कीजिए और आगे बढ़िए। चलिए सर, क्वेश्चन नंबर 88 आपकी स्क्रीन के ऊपर, विच आर फॉलोइंग इज नोन एज लिक्विड गोल्ड। आप बताइए सर, लिक्विड गोल्ड आप इनमें से किसको कहेंगे? ऑप्शन ए पेट्रोलियम को कहेंगे, ऑप्शन बी आपके पास वुड, ऑप्शन सी बायोफ्यूल एंड ऑप्शन डी आपके पास कोल आ रहा है। बताइए सर, इसके रिलेटेड आपने एक क्वेश्चन सर ऑलरेडी पढ़ा हुआ है ऐसा ही कंसेप्ट पर, तो अभी आपने बताना है कि आपने लिक्विड गोल्ड इनमें से कौन सा है। चलिए सर, अटेम्प्ट कीजिए क्वेश्चन नंबर 88। बिल्कुल आप दोस्तों का आंसर सही है सर, ऑप्शन नंबर ए दैट इज पेट्रोलियम ही इसका आंसर आ जाएगा। सीख रहे हैं तो दोस्तों लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्वेश्चन 89, मूवमेंट ऑफ फोर्स इज आल्सो नोन एज। आप बताइए सर, मूवमेंट ऑफ फोर्स जो है इसे आप और किस नाम से जानते हैं? मूवमेंट ऑफ फोर्स क्या है सर? टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, इसे आप मूवमेंट ऑफ फोर्स कहते हैं। ऑप्शन ए आपके पास आ रहा है सर इक्विलिब्रियम, ऑप्शन बी आपके पास आ रहा है टॉर्क, ऑप्शन सी आपके पास आ रहा है मोमेंटम एंड ऑप्शन डी आपके पास आ रहा है, ठीक है जी, ये आपके पास आ रहा है पावर। आप बताइए सर, तो कंसेप्ट क्या है सर मूवमेंट ऑफ फोर्स, जिसे आप टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स कहते हैं, ये क्या है? अगर आप दोस्तों को पता होगा कि हमने आपको पढ़ाया था कि मूवमेंट ऑफ फोर्स किसके बराबर है सर? फोर्स इनटू डिस्टेंस। इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स टू द पाइवोट और टू द पॉइंट वायर द ऑब्जेक्ट विल टर्न। ये हमने आपको पढ़ाया था। ये अगर डिस्टेंस डी है तो ये आपके पास एफ इंटू डी, इसके पास मूवमेंट के बारे में वैल्यू आ जाएगी। तो मूवमेंट ऑफ फोर्स इज आल्सो नोन एज नन अदर देन ऑप्शन नंबर बी, दैट्स टॉर्क। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स को आप टॉर्क कहते हैं। चलिए सर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 90 आपकी स्क्रीन के ऊपर, इन केल्विन स्केल व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड टेम्परेचर। आप बताइए सर, केल्विन स्केल पर जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर है इसकी वैल्यू क्या है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर की वैल्यू पूछा जा रहा है। इससे पहले आपके पास एक क्वेश्चन पूछा जा रहा था, वहाँ आपके पास फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में बात की जा रही थी। तो यहाँ आज पूछा जा रहा है कि आप हमें बताइए कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर केल्विन स्केल पर क्या है। ऑप्शन ए आपके पास आ रहा है 32 केल्विन, ऑप्शन बी 100 केल्विन, ऑप्शन सी 273.15 केल्विन एंड ऑप्शन डी आपके पास 0 केल्विन। आपको पता होना चाहिए सर स्टैंडर्ड केल्विन की वैल्यू क्या आ रही है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल क्या है? नन अदर देन ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 273.15 केल्विन। चलिए सर, क्वेश्चन नंबर 90 आपने मार्क कर दिया सर ऑप्शन नंबर सी, तो आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 91, इफ द सोर्स इज मूविंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। अब ठीक है जी, जो सोर्स है वो अगर दूर हो रहा है, मूव हो रहा है अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, देन द अपरेंट फ्रीक्वेंसी जो है उस पर क्या होगा? बेसिक सवाल है सर, सिंपल, आप सिंपल लेमैन भी इसका आंसर दे देगा। अगर आपके पास जो सोर्स जहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है कोई चीज़, वो अगर आप ऑब्जर्वर से दूर जा रही है, यहाँ पर कोई ऑब्जर्वर से दूर जा रही है, तो उसके अपरेंट फ्रीक्वेंसी पर क्या असर होगा? ऑप्शन ए इंक्रीजेस, ऑप्शन बी बिकम्स 0, ऑप्शन सी रिमेन्स सेम एंड ऑप्शन डी डिक्रीजेस। तो करेक्ट आंसर क्या आना चाहिए सर 91 का? बिल्कुल सर, आपका सही आंसर आ रहा है सर ऑप्शन डी, दैट इज इट, डिक्रीजेस। चलिए सर 92, विच आर द फॉलोइंग वेव्स कैन ट्रेवल ओनली विद मीडियम।
कौन सी ऐसी आपके पास वेव्स है जिसको चलने के लिए मीडियम की ज़रूरी आवश्यकता है? क्या आपके पास मीडियम के बिना ये वेव्स हैं वो ट्रैवल नहीं करेंगे? ऑप्शन ए आपके पास आ रहा है रेडियो वेव्स, ऑप्शन बी लाइट वेव्स, ऑप्शन सी साउंड वेव्स एंड ऑप्शन डी आपके पास माइक्रोवेव्स। ब्रॉडली सर दो तरह के वेव्स हम जनरली आपके पास पढ़ते हैं, एक को आप मैकेनिकल वेव्स कहते हैं, एक को आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। तो मैकेनिकल वेव्स हमने आपको पढ़ाया था कि मैकेनिकल वेव्स में क्या बात है सर, मैकेनिकल वेव्स में मीडियम की आवश्यकता बहुत लाजमी होती है कि मीडियम के बिना ये वेव्स ट्रैवल नहीं करती हैं। मैकेनिकल वेव्स आर दोज वेव्स विच रिक्वायर ए मीडियम टू ट्रैवल एज ए प्रोपगेट बाय कॉन्स्टेंटली स्ट्रेचिंग एंड कंप्रेसिंग द मीडियम इन विच ए ट्रैवल। तो मीडियम की आवश्यकता इनको ज़रूरत लगती है। तो इनमें से कौन सी एग्जाम्पल आप ले लेंगे इनकी? सर बिल्कुल, अगर आप देखिए सर रेडियो वेव्स, सर ये इनको मीडियम के बिना चलेंगे, लाइट वेव भी चल जाएंगे, माइक्रोवेव भी चल जाएंगे, लेकिन बचेगा क्या? साउंड वेव्स जो हैं, साउंड वेव्स आपके पास मीडियम के बिना नहीं चलेंगे। जो आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं ये ट्रैवल कर सकते हैं एज ए कम्बिनेशन ऑफ चार्जिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। ये जो आपके पास फील्ड्स हैं दे डू नॉट डिपेंड अपॉन द प्रेजेंस ऑफ द पार्टिकल्स टू प्रोपगेट एंड हेंस दीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैन ट्रैवल विदाउट ए मीडियम। ये आपको पता है, ये हमने पढ़ाया है। चलिए सर, ये कुछ क्वेश्चन थे जो आपके पास रिसेंटली है JK-SSB के सब ऑडिटर प्लस आपके पास जो सुपरवाइजर के एग्जामिनेशन हुए थे उनमें पूछे गई थी। तो आने वाले क्लास में कुछ और क्वेश्चंस, कुछ और एग्जामिनेशन में से लेंगे ताकि आपके पास जो बहुत बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी बनी रहे। आप दोस्तों से गुजारिश करेंगे अगर सीख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप दोस्तों की सपोर्ट जो है बस हमारे लिए वही मोटिवेशन का काम कर रही है। चलिए सर, मिलते हैं अगली क्लास में, बहुत बेहतरीन चीज़ें सीखेंगे। टिल देन डू टेक योर बेस्ट केयर। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।